अब आपको क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। आखिरी टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। कैसे निकलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ, फॉर्मूला बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, अभी तक नहीं बता पा रहे हो फॉर्मूला। EBIT और कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, और किस नाम से जानते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE के नाम से भी जानते हैं इसको। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कैसा प्रॉफिट हम यहाँ पे उठा के रख रहे हैं, एक ऐसा प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट हो। देखो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट, मतलब सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं उस नेट प्रॉफिट से, और उस नेट प्रॉफिट से अभी भी क्या माइनस ना हुआ हो, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस प्रॉफिट से आपका क्या लगता है, मान लो ये प्रॉफिट एक अमाउंट ले लेते हैं 50,000 रुपए, इससे अपन ले लेते हैं मान लो इंटरेस्ट देना है अपन को डिवेंचर होल्डर को, या इंटरेस्ट टू बैंक लोन देना है, बैंक लोन या बोरोड फंड, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेप्थ, कर्जा पे। तो इंटरेस्ट ऑन डेप्थ आपका मान लो था 5 लाख का आपने लोन लिया था, 5 लाख के लोन के ऊपर में आपको 2% का इंटरेस्ट था पर एनम का। तो 5 लाख का 2% कितना होता है, 10,000 रुपए, माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर, सॉरी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, अर्निंग इंटरेस्ट के बाद की, इसको आप क्या बोलोगे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट काटने के बाद का प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट था ना, तो इंटरेस्ट काटने के बाद का प्रॉफिट कितना है 40,000। पर क्या अभी तक आप इसमें से टैक्स माइनस करे हो, नहीं करे हो, तो अब आप क्या कर दो, टैक्स भी माइनस कर दो। बताओ, नेट प्रॉफिट से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर, बंद करना भाई, तेरा कनेक्टेड है ना फोन, बंद कर भाई, बंद कर उसको एम्पलीफायर। नेट प्रॉफिट से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अब इससे और क्या माइनस कर देता हूँ, टैक्स। अब मान लो टैक्स दिया हुआ था 30% का, तो 30% किसका, 40,000 का, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया ना बेटा उसका, मतलब सारे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के ऊपर तो टैक्स ले नहीं सकता, क्योंकि सुमित बोलेगा कि भैया आप एक चीज बताइए, मैं 50,000 कमाया हूं, उसका 30% ले जाओगे 15,000 रुपए, ये तो गलत बात है। मेरा अभी भी और भी कंपलसरी खर्चा मेरा माइनस करना बचा है, ब्याज देना मेरे लिए क्या है, कंपलसरी है। तो आप मेरे ऊपर टैक्स इस पैसे पे मत लगाओ, आप मेरे ऊपर टैक्स 40,000 पे लगाना। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो इसीलिए हम लोग कैसे के ऊपर टैक्स लगाते हैं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे नहीं बोल रहा हूं, पर कंपलसरी खर्चे तो माइनस करने दो। ऐसा एक्ट बनाया गया कहां, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। अब इस 40,000 से क्या करो, 30% माइनस करो, कितना होता है 12,000, माइनस करो तो कितना आ गया, माइनस करो कितना हो गया 28,000। इसको आप क्या बोलोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, या अर्निंग आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो इसको। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को आप क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो। अर्निंग आफ्टर टैक्स याद रखना, इसको किससे डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना कंपनी ने इशू करा है अभी तक, तो फिर क्या निकल जाता है, अर्निंग पर शेयर। ये अभी आपका काम आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर BST में, ये वाली बात कि हर एक शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग दी जाएगी। जैसे मान लो संभवी वहां पे 28,000 रुपए उसके पास प्रॉफिट है अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट, और उसके शेयर होल्डर थे टोटल 100 शेयर होल्डर्स थे, तो हर एक शेयर होल्डर को कितना रुपए मिलेगा, 280 रुपए पर शेयर्स को क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा उससे। अब एक कंपनी की पॉलिसी है कि वो कितना डिविडेंड देगी, कितना रिटेन अर्निंग रखेगी। इसको किस टाइप के डिसीजन में पढ़ोगे, डिविडेंड डिसीजन में पढ़ोगे।
तीन प्रकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन पढ़ोगे, जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब वेयर टू इन्वेस्ट, फिक्स कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में। ठीक। फाइनेंसिंग डिसीजन फ्रॉम वेयर टू रेज द फाइनेंस फंड, फ्रॉम बोरोड फंड और फ्रॉम ओनर फंड। और तीसरा क्या हो गया, डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच डिविडेंड टू बी गिवन और आइदर रिटेन्ड अर्निंग टू बी टेकन, मतलब रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखना है या डिविडेंड देना है। ये बात को हम किस डिसीजन के अंदर पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन। तीनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या, फाइनेंशियल डिसीजन। और ये सब कुछ फाइनेंशियल डिसीजन किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्रॉडर टर्म हो गया, उसके अंदर में क्या आ गया, एक छोटा सा पार्ट फाइनेंशियल डिसीजन। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग तो और बड़ी होती है ना, ओवरऑल टोटल फाइनेंस ऑफ द कंपनी, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कंपनी फाइनेंस, उसके एक प्रोडक्ट का फाइनेंस। जैसे पतंजलि है तो उसके अंदर 10 प्रोडक्ट है, तो हर एक प्रोडक्ट का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग बनेगा। तो सबको मिला करके ओवरऑल कंपनी की क्या बनी, फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे की प्लानिंग। समझ गए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बॉर्डर टर्म है, उसका अंदर का छोटा सा पार्ट है क्या, फाइनेंशियल डिसीजन। इतना बोल के आधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर खत्म कर दिए, इतना बोल के बस। तो अभी इसमें फॉर्मूला क्या है अंत में, फिर कंक्लूजन क्या है इसका, ये रहा फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये क्या बताता है आपको, ये आपको बताता है कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड आपने बिजनेस में लगाया है। अब आप ये तो समझ गए हो कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है सुमित, ईबीआईटी को। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ही क्यों निकाले, क्योंकि देखो बिजनेस में जो पैसा लगता है ना, इसको अच्छे से समझो एक बार, आज इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो अगर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं, ये रही मेरी बैलेंस शीट। अब मैं इसको थोड़ा पुराने फॉर्मेट से बना रहा हूं ताकि आपको भी दिमाग में वही है, तो उसके बेसिस पे बता दो। चलो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में टेंजेबल एसेट्स भी जुड़े हैं, इनटेंजेबल एसेट्स भी जुड़े हैं, कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं इसके अंदर में इंक्लूडेड है, जैसे कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या जुड़ा हुआ है, नहीं, हमको गुडविल से रिलेटेड टर्म बताना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो हमारे बिजनेस का ट्रेडिंग पर्पस में नहीं लगा, जैसे स्टेशनरी का काम है और अब आप एक दूसरे अड़ोस पड़ोस के चच्चा की बिल्डिंग खरीद रहे हो बिजनेस के पैसे से, तो वो आपके बिजनेस का ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। ट्रेड मतलब व्यापार, जिस चीज का काम है उस चीज का ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा कुछ खरीद रहे हो तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट तो नहीं बनेगा। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोला जाता है, ऐसा पैसा बिजनेस का, ऐसा एसेट्स में लगा हुआ पैसा जो आइदर ओनर फंड से लिया हो या फिर बोरोड फंड से लिया हो, लेकिन वो बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस ऑफ ऑपरेशन में लगा हो। तो अभी तो हम इस कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या करते थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे गुडविल चैप्टर में। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का नेचर ही होता है क्या, कि ऐसा पैसा जो बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में लगा हुआ हो। ये समझ में आया। तो अभी इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, गुडविल जुड़ा हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है और फिक्टिशियस एसेट्स जुड़ा हुआ है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, याद करो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आप लोग बनाते थे तो पढ़ते थे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी जबरदस्ती काल्पनिक एसेट्स है, दे आर नॉट द रियल एसेट्स। आपने किसी हीरो हीरोइन को बोल के ठुमके लगवा लिया है और उसको नचवा के जो आपने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिया, वही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट्स है। वो जबरदस्ती कैपिटल को बढ़ा के रखा है, इधर एसेट्स बढ़ा होगा तो उधर कैपिटल बढ़ गया होगा, क्या वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, नहीं है दादा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अपन किस चीज को बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गया और करंट लायबिलिटीज हो गया। अब इधर देखो, तीन चीजें, तीन चीजें क्या क्या, कैपिटल लगा है, नॉन करेंट लायबिलिटीज लगा है और करंट लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज साइड का सबको जोड़ दो, लेकिन किसको छोड़ोगे, ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट को। क्यों, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है, जो भी टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा वो कैसा टर्म होगा, तीन बातें, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा वो पैसा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है तो वहीं किसकी बात कट गई, करंट लायबिलिटीज की बात कट गई, कि करंट लायबिलिटीज तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो साल भर के अंदर आपको पे करना है। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज बिल्कुल बनेगा, कैपिटल बिल्कुल बनेगा, किसका पार्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट। दूसरी बात क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, कि ऐसा पैसे को हम
कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं जो ओनर फंड बोरोड फंड से लगा हो। ये कैसा फंड है? बोरोड फंड है। और ये कैसा फंड है? ओनर फंड है। तो दोनों को जोड़ दो, ओनर फंड प्लस बोरोड फंड दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। दैट इज बीइंग, क्योंकि यही पैसा कहाँ लगता है? इन्वेस्ट होता है बिजनेस में। दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बट वो कैसे बिजनेस के कैसे पार्ट में लगा हो? नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में लगा हो। और इसीलिए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के चलते ये तीनों चीजों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जाके बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन? अगर कोई पूछेगा क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इट इज द ओनर फंड प्लस बोरोड फंड दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एक्सेप्ट फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। फिर से बोल देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी। सच अमाउंट विल बी नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द बिजनेस। तो कैपिटल से कैसे अलग हुए समझ में? अब अगर इसका एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटीज अप्रोच जो मैंने नाम दिया था उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहो तो क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा सुमित, जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा? ये आखिरी बात है कैपिटल एम्प्लॉयड का, अब बताते जाओ। ये सामने चाहिए हमको, इसी से बताऊंगा। एसेट्स अप्रोच में एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि टोटल एसेट्स इधर देख संभवी, टोटल एसेट्स में तू दोनों को जोड़ दी है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स आ गया। और टोटल एसेट्स किसके बराबर बना होगा? टोटल लायबिलिटीज। क्या टोटल लायबिलिटी में क्या जुड़ा है? करंट भी जुड़ा है। पर क्या करंट लायबिलिटीज अभी तेरे को बताए थे, क्या करंट लायबिलिटीज तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है आकांक्षा? करंट लायबिलिटीज क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए लगा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इसीलिए। तो क्या बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, माइनस चुन्नू मुन्नू, हर जगह माइनस होंगे। कौन है चुन्नू मुन्नू? ये तीन प्रकार की चीजें। गुडविल एक कॉमन बात है जो माइनस होगी, माइनस गुडविल, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये चुन्नू मुन्नू कहीं भी दिए हों, अगर जुड़े हुए हैं तो इनको तो माइनस करना ही है, चुन्नू मुन्नू को भूलना नहीं माइनस करना। ठीक है, अब इधर देखिए, इस अप्रोच को हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा अप्रोच है ये? एसेट्स अप्रोच है, क्योंकि एसेट साइड की चीजों को प्लस माइनस करके आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है। ठीक है, ये समझ में आया? एक और फॉर्मूले से क्या बन सकता है हाइब्रिड तरीके से? वर्किंग कैपिटल वाला बन सकता है। टोटल एसेट्स को मैं कैसा लिख सकता हूँ? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और ये जो लिखा है उसको एज इट इज उतार दूंगा, क्यों सुमित? है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, टोटल एसेट्स ये दो नाम से लिख सकते हैं ना, और ये करंट लायबिलिटीज ऐसे उतार दे इसको नीचे। अब इसको बॉक्स में कर दे, किस में कर दे? बॉक्स में। तो क्या हो गया? नॉन करंट एसेट्स, ये प्लस साइन को बाहर रखना, तो प्लस का प्लस लगा दे, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल के बीच में रेफरेंस क्या रिलेशन है समझ में आया? कि जो बिजनेस में कैपिटल डिप्लॉयड है, एम्प्लॉयड मतलब लगा हुआ है, उसमें वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए कैश और कैश इक्विवेलेंट की चीजें आप रखे हो, या फिर कोई ऐसे एसेट्स रखे हो जो करंट लायबिलिटीज के ऊपर है, करंट एसेट्स, वो वर्किंग कैपिटल में जब आप अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स को जोड़ देते हो, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्योंकि पेटेंट की वैल्यूज भी तो जुड़ी होगी, ट्रेडमार्क्स की भी तो जुड़ी होगी, कॉपीराइट्स की भी जुड़ी होगी, जब जोड़ देते हैं तब जाके बनता है क्या? बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में लगा होगा, आइदर ओनर फंड से लिया हुआ पैसा और बोरोड फंड से लिया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब क्लैरिफाई हुआ अच्छे से? दूसरा, एसेट्स अप्रोच खत्म कहानी, लायबिलिटीज अप्रोच बोलो, टेंशन दूर करें। चुन्नू मुन्नू के लिए मैं लाइन बढ़ा दी हूँ, समझ जाना, इधर भी वही बात फॉलो होगी। चलिए बोलिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू सीधा मैं कैपिटल वर्ड लिख रहा हूं अभी। कैपिटल मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीनों चीजें आ जाती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पर सीबीएसई अभी आपको वो वाला टर्म नहीं देगा, एक्सक्लूड करेगा, तो सिर्फ दो ही टर्म को आपको जोड़ना है। किसको किसको? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या बन जाएगा सीधा? शेयर होल्डर फंड बन जाएगा।
प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? टोटल डेट भी बोलते हैं। टोटल डेट कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड कई क्वेश्चन में कई प्रकार का है, मैं एक क्वेश्चन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आप कई क्वेश्चंस में कई प्रकार। टोटल जो बेटा बैलेंस शीट आपको दिया है ना, वही बेस है, सामने रखना, बन जाएगा। ठीक है। नहीं, ये टोटल डेट में करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज दे सकते हैं। करंट लायबिलिटीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे क्या? नहीं, मैं सिर्फ टोटल डेट को लॉन्ग टर्म डेट मान के नॉन करंट लायबिलिटीज बस का पार्ट बोल रहा हूँ, पहले क्लियर कर दिया, ऊपर देख लो, करंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। भैया हम लोग तो क्वेश्चन में बनाए उसमें वो अलग अलग चैप्टर का अलग अलग। अरे इसी में क्या मैं टोटल करंट रेशियो बना के हां करंट रेशियो में करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट इज इक्वल्स टू टोटल डेट। तो बेटा आप टोटल डेट टोटल लायबिलिटीज के लिए ले रहे थे। हां टोटल लायबिलिटीज से टोटल एसेट्स ले रहे थे। आप सब चीजों को जो वो वहीं आएगा तो वहीं बताऊंगा बैलेंस शीट में, अभी मेरे को इधर बोलने दो। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है बताओ? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसको अभी ब्लड की जरूरत है, खून चाहिए इसको, 2 बूंद जिंदगी की। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब वो एक और वर्ड को हम इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सीबीएसई पहले ही हटा दिए, क्यों टेंशन पालेंगे। तो निकल गया अपना क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया? इतना ही था ये आपका टॉपिक।